नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन चैनल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भूगोल में महासागरीय नीतल के संदर्भ में। वैसे तो दोस्तों, जलमंडल जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कितने महासागर हैं, उन महासागरों के विषय में जितनी भी व्यापक जानकारी है उससे संबंधित हमने एक टॉपिक सामान्य रूप से आपको करवा दिया था। अब इसका दूसरा चरण हम आपके सामने लेकर आए हैं, इसको भी आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आप देख रहे होंगे, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है। यानी अगर क्वेश्चन ये है कि हमारी जो पृथ्वी है इस पृथ्वी में हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, उसमें पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत भाग है जो जल से आच्छादित है। अब उसमें ऑप्शन दिया हुआ है 29%, 71%, 75% और 79%। ठीक है दोस्तों, इसका सीधा सीधा सा जवाब यह है कि हमारी पृथ्वी में जहां पर भी जल का समान रूप से विस्तार पाया जाता है उसी को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और हाइड्रोस्फीयर आप सभी लोग जानते हैं, जलमंडल इसे हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? जलमंडल कह सकते हैं। अब जलमंडल में विशाल जो जलराशियां होती हैं उन्हें महासागर कहेंगे। क्या कहेंगे? महासागर कहेंगे। जलमंडल की विशाल जलराशियों को महासागर के नाम से हम लोग जानते हैं। और अगर महासागरों में देखें तो समान रूप से अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है दोस्तों? प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद अगर कोई महासागर आता है तो वो है अटलांटिक महासागर, या फिर इसी को हम अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे अगर हम बातचीत करें तो हिंद महासागर इसका तीसरा नंबर पे आएगा। हिंद महासागर, जिसे हम रत्नाकर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? रत्नाकर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। वहीं आर्कटिक महासागर है। ठीक है, अब देखिए प्रशांत महासागर की अगर हम स्थिति के विषय में थोड़ा जाने तो यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सा महासागर है जिसकी आकृति त्रिभुज के आकार की है। ठीक है, त्रिभुज के आकार की आकृति वाला यानी त्रिभुज की तरह दिखने वाला जो महासागर है वह कौन सा है? तो इसमें आपको प्रशांत महासागर ध्यान देना है। और अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सा महासागर की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर की भांति है, तो अंध महासागर या अटलांटिक महासागर की जो स्थिति है वह है, आप देखेंगे, एस अक्षर की भांति है। इसी प्रकार दोस्तों हिंद महासागर को हमने रत्नाकर भी कहा और इसको हम भारतीय धर्म ग्रंथों में सिंधु महासागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आर्कटिक महासागर छुपा हुआ महासागर कहलाता है। इसको हम लोग हिडन ओशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हिडन ओशन भी कहते हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि हमारा जो जलमंडल है वह समान रूप से पृथ्वी के 71% भाग में स्थित है। ठीक है, कितने परसेंट भाग में? 71% भाग में। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के दो भाग हम करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जलमंडल। क्या करते हैं दोस्तों? जलमंडल, जिसमें आप देखेंगे 71%, कितना? 71% महासागर का या जलमंडल का विस्तार है। और दूसरा जो बचा हुआ भाग है उसे स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थल मंडल कहते हैं। अब 71% अगर ये हुआ तो इसका मतलब 29% ये हुआ। ठीक है, तो समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? इसके लिए आप लोगों को बी ऑप्शन को सही करना है। क्वेश्चन नंबर पहला, विकल्प बी इज राइट। अगला क्वेश्चन आप देखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बातचीत करें तो जलमंडल का विस्तार कितना है? ठीक है, ये गोलार्ध क्या है? हमारी पृथ्वी दो बराबर भागों में बटी हुई है। ध्यान दीजिए, हमारी पृथ्वी है दो बराबर भागों में बटी है। इसका मतलब यह है कि ये जो भूमध्य रेखा है जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, यानी 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारी पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो जब दो बराबर बराबर भागों में इसको डिवाइड करेगी तो ये होंगे उत्तरी गोलार्ध होगा, यानी नॉर्दर्न हेमेस्फीयर होगा।
और दूसरा होगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और इधर वाला हो गया दक्षिण गोलार्ध। अब क्वेश्चन में है कि उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पृथ्वी में अगर जलमंडल की बातचीत करें तो लगभग 71% दोस्तों इसका विस्तार है। पूरे पृथ्वी में जलमंडल का विस्तार 71% है। अब उत्तरी गोलार्ध में कितना है, तो इसमें 60% दिया है, 63% दिया है, 60.7% दिया है, 80.9% दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों का क्षेत्रफल ज्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय गोलार्ध भी कहते हैं, महाद्वीपीय गोलार्ध भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और दक्षिण गोलार्ध में महासागरों का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को महासागरी गोलार्ध भी कहा जाता है। अब प्रश्न ये है कि आखिर कितना परसेंट जो है इसमें होगा। इसका मतलब यह है कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में महासागर का क्षेत्रफल कम ही होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का जो क्षेत्रफल है वो 100 में 60% है, और आप देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में कितना है, तो 100 में दोस्तों 80%। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, कम है। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का जो विस्तार का प्रतिशत है उसमें आप सभी लोग 60% को सही करेंगे। विकल्प ए को सभी लोग को सही करना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है। बताएंगे दोस्तों, 60% इसमें दिया है, 63% दिया है, 80.9% दिया है, 82.8% दिया है। तो अब चूंकि हमने अभी बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को महासागरी गोलार्ध भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज को आपको समझना है। तो इसमें 80.9% को आप सभी लोग सही करेंगे, क्योंकि लगभग 80% के आसपास इसका सही जवाब होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के लिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा जो भी आप एग्जाम देते हैं, चाहे सीजीएल का हो, डाटा एंट्री का हो, एमटीएस का हो, यूपीएसआई से संबंधित हो, यूपी कांस्टेबल से संबंधित हो, जो भी कहीं ना कहीं एग्जाम्स हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसको आप सभी लोग को अच्छे से देखना है, समझना है और एग्जाम में बेहतर करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो विकल्प आप देखेंगे तीसरे का कौन सा रहा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब रहा। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर, महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर महासागरी नीतल का कौन सा क्रम सही है। ठीक है, अगर आप महाद्वीप में हैं और महाद्वीप से किधर की तरफ जाना है, महासागरों में जाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि आखिर कौन सा सही क्रम क्या होगा। ठीक, अगर हम पहले ऑप्शन पर विचार करें कि महाद्वीपीय मग्नतट मिलेगा, चलिए भाई ये तो सही है कि मग्नतट सबसे पहले मिलेगा, इसके बाद गहरे महासागर मैदान मिलेंगे। ये गलत बात हो गई, क्योंकि देखिए मग्नतट के बाद अब तुरंत ये नहीं आने वाला है, इसके बाद महाद्वीपीय मग्नढाल है, फिर महासागरीय गर्त दिया हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला वाला तो चलो ये वाला सही दिख रहा था। दूसरा है गहरे महासागरीय मैदान, अब चूंकि स्थल से जाना है तो तुरंत महासागर के मैदान तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये भी विकल्प इसका गलत हो गया। महाद्वीपीय मग्नढाल, दोस्तों मग्नढाल से पहले मग्नतट आना चाहिए, तो ये भी विकल्प गलत है। अब आइए इसको हम देखते हैं। महाद्वीपीय मग्नतट दिया हुआ है, महाद्वीपीय मग्नढाल दिया है, गहरे सागरीय मैदान दिए हैं और इसके बाद सागरीय गर्त दिए हुए हैं। दोस्तों ये विकल्प आपका सही है, डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप कल्पना करिए कि कुछ इस प्रकार से दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा जो महासागर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम समझने का प्रयास करें, अगर हम ये यहाँ पे समझें, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, तो देखिए महासागर, महाद्वीप का वह भाग जो जल से क्या है, घिरा है। महाद्वीप का वह भाग जो जल से क्या है दोस्तों, घिरा हुआ है, उसी को हम कहते हैं महाद्वीपीय मग्नतट। क्या कहते हैं, महाद्वीपीय मग्नतट। मग्न मतलब होता है डूबा हुआ। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले हमें ये मिलता है। दूसरे नंबर की अगर बातचीत करें तो दूसरे नंबर पर क्या मिलेगा, महासागर, याद रखिए महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल मिलेगा। तीसरे नंबर पर इसे हम कहते हैं महासागरीय मैदान। क्या कहते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पे महासागरीय मैदान कहेंगे।
और इसके बाद आप देखेंगे तो ये गर्त होता है। महासागर का सबसे गहरा जो भाग होता है उसी को हम ओशन ट्रेंच कहते हैं या महासागरी गर्त कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां से आपको पहले समझना है कि कौन सा सबसे पहले आएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा। अगर अंग्रेजी दिया रहेगा तो दोस्तों मग्न तट को कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहेंगे। दूसरा दोस्तों अगर रहेगा तो स्लोप रहेगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप रहेगा। तीसरे नंबर पर क्या रहेगा दोस्तों, ओशन प्लेन रहेगा, यानी ये हमने प्लेन लिख दिया। और इसके बाद जो रहेगा चौथे नंबर पर वो रहेगा ट्रेंच। क्या रहेगा दोस्तों, ट्रेंच रहेगा। तो सेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, प्लेन हो गया, ट्रेंच हो गया। ये यहाँ पर आपको समझना है। तो इसके लिए बेहतर विकल्प कौन सा है, डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है। यानी जो सागर की ओर तीव्र ढाल होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या महासागरी गर्त कहते हैं, गहन सागरी ढाल कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, या फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में जब आप जाते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है इसे तो मग्न तट कहते हैं, मग्न तट कहते हैं दोस्तों। अब दूसरा जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, महाद्वीपीय ढाल कहेंगे। क्या कहेंगे, महाद्वीपीय मग्न ढाल कहेंगे, अर्थात इसे हम स्लोप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, स्लोप कह सकते हैं। तो इसके लिए जो जवाब होगा कौन सा होगा, डी विकल्प होगा, डी विकल्प होगा। अभी आगे चल के इनका क्षेत्रफल पूछेगा, आगे चल के दोस्तों इनका क्षेत्रफल पूछेगा, कोणीय झुकाव भी होता है। तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम सबसे पहले मग्नतट की बातचीत करें, मग्नतट की बातचीत करें तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसकी लगभग 20 मीटर से लगभग 200 मीटर तक इसकी गहराई होती है। इसकी गहराई कितनी होती है दोस्तों, 20 मीटर से 200 मीटर तक इसकी गहराई होती है मग्नतट की। और इसमें सभी प्रकार के समुद्री जो जीव जंतु होते हैं, अगर प्रश्न आ जाए कि समुद्री जीव जंतु सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वह क्षेत्र होगा महाद्वीपीय मग्न तट का। ठीक है, तो समुद्री जीवों के लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए समुद्री जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमने लिख दिया समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, ये रहा। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो आप इस क्षेत्र का जो झुकाव होगा वो 1 डिग्री से लेकर दोस्तों आपको 3 डिग्री के बीच में याद रखना। अगर मान लीजिए 1 डिग्री भी दिया है तो भी सही जवाब होगा, 2 डिग्री दिया है तो भी सही है, 3 डिग्री दिया है तो भी सही है। 3 डिग्री के बाहर नहीं आपको जाना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण खूबियां हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है इसके। अब स्लोप के विषय में बातचीत करें दोस्तों, स्लोप में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी जो गहराई होगी वो 200 मीटर से दोस्तों 2000 मीटर तक होगी। कितनी होगी, 200 मीटर से 2000 मीटर तक होगी। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर समुद्री जीव घूमने टहलने के लिए आते हैं, अर्थात यहाँ पर तो भोजन के लिए रहते हैं, क्योंकि महाद्वीपीय मग्न तट जो होता है वो समुद्री जीवों के लिए एक बेहतर किचन के रूप में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर भोज्य पदार्थों की उपलब्धता परिपूर्ण रहती है। तो दूसरे नंबर पर आप देखेंगे यहाँ पर किस लिए आते हैं, तो पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं दोस्तों। अब समुद्री जीव है कहाँ पर जाएंगे, यहीं पर तो आएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर की अगर बातचीत करें, इसका जो कोणीय झुकाव होगा वो 3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच में होगा। कितना होगा दोस्तों, 3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के मध्य में होगा। तो इसको भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। देखिए महाद्वीपीय मग्न तट दिया हुआ है और गहरे सागरीय मैदान दिया हुआ है, अर्थात अगर हम इसको समझने का कुछ इस प्रकार से प्रयास करें तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि ये वाला जो भाग है इसे तो कहते हैं सेल्फ, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, सेल्फ कहेंगे, अर्थात महाद्वीपीय मग्न तट। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम महासागरीय मैदान कहें, प्लेन कहें। क्वेश्चन कह रहा है कि महाद्वीपीय मग्न तट अर्थात इसके और गहरे सागरीय मैदान इसके बीच में कौन सा होता है, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा। अभी अभी हमने आपको बताया, तो इसलिए इसको आपको क्या कहना है, अर्थात कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ओशन प्लेन के बीच में जो क्षेत्र होगा
उसे कहेंगे महाद्वीपीय। याद रखेंगे दोस्तों, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय ढाल कहेंगे, महाद्वीपीय ढाल कहेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसके लिए सही जवाब दीजिएगा। ठीक, तो क्या होगा इसमें आप देखेंगे, महाद्वीपीय मग्न ढाल दिया है, महासागरी गर्त दिया है, महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न तट तो दोस्तों यहाँ पर दिया ही है, इसमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा विकल्प ए, महाद्वीपीय मग्न ढाल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित का अवरोही क्रम क्या होगा। ठीक है, घटते क्षेत्रफल, इसका मतलब यह है कि जैसे क्षेत्रफल बड़ा है, इसके बाद फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, अर्थात आप देखेंगे बड़े से छोटे की ओर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें दिया है गहन महासागरी मैदान दिया है, महाद्वीपीय मग्न ढाल दिया है, महासागरी गर्द दिया है और महाद्वीपीय मग्न तट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। अब आप सभी लोगों को बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए सबसे ज्यादा जो है क्षेत्र में जो फैला हुआ है वो गहन महासागरी मैदान है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसके लिए आप शुरुआत करेंगे ए से। ए से शुरुआत करेंगे तो देखिए 1 नंबर तो सब में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद महाद्वीपीय मग्न ढाल दिया है, महाद्वीपीय गर्त दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो आपका क्या है, महाद्वीपीय मग्न ढाल है, दूसरे नंबर पर ये होना चाहिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये होना चाहिए कि क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं 70% से ज्यादा मात्रा में, 70% से ज्यादा क्षेत्रफल में किसका विस्तार है, महासागरी मैदान का। इसके बाद आप देखेंगे महाद्वीपीय मग्न ढाल जो है वो लगभग 7.5% भाग पर है, तो इसलिए दूसरे स्थान पर ही आ रहा है। तीसरे स्थान पर देखिए कौन सा होगा, तीसरे स्थान पर क्या होगा, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसके बाद चौथा होगा। चौथा होगा दोस्तों आप देखेंगे इसके लिए 6.5% इसके लिए होगा। ठीक है, और सबसे कम मात्रा में गर्त को आप स्थान देंगे, तो इसलिए आप देखेंगे कि इसके लिए पहला ये रहा, दूसरा दोस्तों ढाल रहा, तीसरे नंबर पे तट रहा, चौथा हो गया। तो पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा ये विकल्प आपका सही है। सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे, अर्थात बढ़ते से घटते क्रम की ओर आना है। अर्थात यह भी ऐसे कह सकते हैं कि घटते क्रम में आपको चलना है। तो घटते क्रम में सबसे पहले मैदान, इसके बाद ढाल, इसके बाद तट और इसके बाद गर्त को आप सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां का विकल्प सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया कि हमारा जो संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल है, अगर उसमें देखें तो महाद्वीपीय मग्न तट का क्या विस्तार है, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो इसमें दिया हुआ है 6.5%, 7.5%, 8.5%, 9.5%। तो अभी अभी मैंने बताया कि जो महाद्वीपीय मग्न तट होता है वो 6.5% में फैले होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए जवाब क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8वें के लिए दोस्तों विकल्प ए को सभी लोग सही करेंगे। विकल्प ए ही इसके लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, वही दूसरी बात अगर यहाँ पर आ जाए कि महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार कितना है, तब जाके बी ऑप्शन को आप सभी लोग सही करेंगे। थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन अब अंतर तो है ही है। अगर ज्यादा और कम की बातचीत आ जाएगी तो ढाल को सबसे ज्यादा रखना है, यानी मैदान के बाद ढाल है, इसके बाद फिर मग्न तट है। ठीक है ना, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है, महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, अर्थात असत्य कथन को पहचानना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। यह संरचना की दृष्टि से महाद्वीप का अंग है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि महाद्वीपीय जो मग्न तट है यह संरचना की दृष्टि से महाद्वीप का अंग है, इसीलिए तो इसे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। महाद्वीप का वह भाग जो समुद्र में जलमग्न हो या डूबा हो, उसी को हम कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, ये चीज रहा। इसकी औसत गहराई लगभग 200 मीटर है। अभी अभी मैंने बताया कि जो महाद्वीपीय मग्न तट है उसकी गहराई लगभग 20 मीटर से लेकर
कहां तक है? 200 मीटर तक है। तो ये भी बात सही है दोस्तों, विकल्प बी भी सही है। इसका विस्तार, इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है। इसकी औसत ढाल लगभग 1 डिग्री में है दोस्तों। तो देखिए, अगर औसत ढाल की बातचीत करें दोस्तों, तो मैंने कहा था 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री के बीच में है। तो भाई 1 डिग्री तो दिया ही हुआ है, इसलिए ये भी सही है। इसका जो सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है, ये बात गलत है, क्योंकि इसका जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो है आर्कटिक महासागर में है। कहां पर है दोस्तों? आर्कटिक महासागर में है। इसलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर नहीं होगा, सही विकल्प ये नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों, सी ऑप्शन को सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार। देखिए ये आ गया भाई, महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में और आर्कटिक महासागर में। दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को पूर्ण रूप से सचेत रहना है, सचेत रहकर ही इसका जवाब आपको समझना है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में, और फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक चौड़ा वाले, सबसे ज्यादा चौड़े वाले जो मग्न तट होंगे वो किस महासागर में पाए जाएंगे। 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसलिए आप सभी लोग इसका जो जवाब होगा, आप डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, प्रशांत है, अटलांटिक है, हिंद महासागर है और आर्कटिक महासागर है, जिसमें डी विकल्प को आप सभी लोग सही करेंगे। अगला सवाल है, अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। सोचिए, हमने महाद्वीपीय जीव जंतुओं का किचन अर्थात भोज्य पदार्थों वाला क्षेत्र किसे हमने कहा था? तो आप सभी लोगों को सही जवाब क्या देना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, ये महाद्वीपीय मग्न तट है। सोचो, अगर हम ये कहें कि ये महाद्वीपीय मग्न तट है, जिसकी औसत गहराई आप देखेंगे 20 मीटर से, कितना दोस्तों? 20 मीटर से लगभग 200 मीटर तक है। ठीक, अब यहाँ पर समुद्र में सबसे ज्यादा भोज्य पदार्थ क्यों पाए जाते हैं? उसका कारण ये है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, याद रखिएगा, जो सोलर रेडिएशन होता है या सूर्य का जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, वह समुद्र में लगभग 30 मीटर की गहराई तक पहुंच पाता है। याद रखेंगे, कितने मीटर? 30 मीटर की गहराई तक पहुंच पाता है। अर्थात इसकी जब गहराई ही 20 मीटर से 200 मीटर है, तो ये क्षेत्र यहीं पर होगा। और यहाँ पर जितने भी वनस्पतियां होंगी, वेजिटेशन